जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका विनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भारत की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित फाइटर जेट डील यानी 114 राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम अब एक नए मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। इस बार सबसे बड़ी खबर ये नहीं है कि भारत 114 राफेल विमान खरीद सकता है, बल्कि खबर यह है कि डसाल्ट एविएशन ने अपनी पूरी रणनीति बदल दी है। वही डसाल्ट एविएशन जिसने लगभग एक दशक पहले 126 विमान वाली एमएमआरसीए डील में एचएएल द्वारा बनाए जाने वाले राफेल की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था, अब वो खुद कह रही है कि इस बार पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी डसाल्ट एविएशन उठाएगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि भारत अब अपनी सबसे बड़ी फाइटर जेट डील को आखिरकार सफल करने वाला है, या फिर यहाँ पर कुछ नई चीज़ें हैं जो सामने आने वाली हैं? क्या एचएएल इस प्रोजेक्ट से बाहर हो जाएगी? क्या टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड सबसे बड़ा भारतीय पार्टनर बनने जा रहा है? और क्या वास्तव में लगभग 90 राफेल फाइटर जेट भारत में ही बनेंगे? आज के इस वीडियो में कुछ नई अपडेट्स आई हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे हम पहले समझते हैं एमआरएफए आखिरकार है क्या। एमआरएफए का मतलब होता है मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। भारतीय वायुसेना लगातार अपने स्क्वाड्रन की संख्या घटने से जूझ रही है, और जहां ज़रूरत लगभग 42 स्क्वाड्रन की है, वहां वर्तमान संख्या इससे काफ़ी कम है। ऐसे में भारतीय वायुसेना को ऐसे आधुनिक फाइटर जेट की ज़रूरत है जो एयर सुपियोरिटी मिशन और ग्राउंड अटैक हो गए, डीप स्ट्राइक मिशन हो गए, मैरीटाइम मिशन हो गए और न्यूक्लियर डिलीवरी जैसे सभी मिशनों को पूरा कर सके। इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए 114 आधुनिक लड़ाकू विमानों की योजना बनाई गई है। इस प्रतियोगिता में राफेल, यूरोफाइटर टाइफून, F-15EX, F-21, ग्रिपेन ई और SU-35 जैसे विमान शामिल रहे हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में राफेल सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि पुरानी एमएमआरसीए डील विफल क्यों हुई। देखिए, चलते हैं लगभग तकरीबन 15 साल पहले, तभी इसका जवाब मिलेगा। भारत ने 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने का फैसला किया था। लंबी प्रतिस्पर्धा के बाद राफेल को विजेता घोषित किया गया। योजना ये थी कि 18 विमान सीधे फ्रांस से आएंगे, बाकी 108 विमान भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाए जाएंगे। और यहीं से शुरू हुई थी सबसे बड़ी समस्या। डसाल्ट एविएशन का कहना था कि अगर एचएएल विमान बनाएगी तो उनकी गुणवत्ता, समय पर डिलीवरी और प्रदर्शन की जिम्मेदारी वो नहीं ले सकते। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार चाहती थी कि पूरे 126 विमानों की जिम्मेदारी सिर्फ डसाल्ट की हो, यानी अगर एचएएल विमान बनाए तो भी जिम्मेदारी डसाल्ट की रहे। और यही विवाद लगातार बढ़ता गया। इसके साथ लागत भी बढ़ती गई, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर मतभेद बढ़े और आखिरकार पूरी एमएमआरसीए डील रद्द हो गई। बाद में भारत ने केवल 36 राफेल सीधे फ्रांस से खरीदने का निर्णय किया। और इस समय क्या बदल चुका है पिछली बार की तुलना में, ये जानते हैं। देखिए, इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि डसाल्ट एविएशन के सीईओ ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि इस बार वही गलती दोबारा नहीं होगी। कंपनी खुद उत्पादन की जिम्मेदारी, गुणवत्ता नियंत्रण, डिलीवरी, इंटीग्रेशन और अंतिम प्रमाणन की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। यानी इस बार भारत अगर राफेल को अपने यहाँ बनाता है तो उसकी गुणवत्ता और समय पर डिलीवरी के लिए सीधे डसाल्ट जवाबदेह होगी, और यही सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। तो क्या एचएएल बाहर हो चुका है? सबसे बड़ा सवाल तो इस समय यही है। फिर क्या एचएएल इस प्रोजेक्ट से बाहर हो जाएगी या उसको कुछ दूसरी जिम्मेदारियां दी जाएंगी? उत्तर है जरूरी नहीं। रिपोर्ट के अनुसार डसाल्ट इस बार किसी एक सरकारी कंपनी पर निर्भर नहीं रहना चाहती है, बल्कि वो विभिन्न भारतीय कंपनियों का नेटवर्क तैयार करेगी। यानी अलग अलग कंपनियां अलग अलग हिस्से बनाएंगी, और एचएएल भी इस दौड़ में शामिल हो सकती है। लेकिन टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, लार्सन टुब्रो, भारत फोर्ज, महिंद्रा डिफेंस और कई अन्य निजी कंपनियां भी प्रतिस्पर्धा करेंगी। यानी इस बार पार्टनर क्षमता के आधार पर चुने जाएंगे। अब टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की भूमिका की बात करें तो आज अगर किसी भारतीय कंपनी की स्थिति सबसे मजबूत दिखाई देती है तो वह है टाटा एडवांस सिस्टम्स। क्यों? क्योंकि टाटा पहले से राफेल के फ्यूजलाज बना रही है। इतना ही नहीं, पहली बार राफेल के फ्यूजलाज फ्रांस से बाहर भारत में तैयार किए जा रहे हैं। डसाल्ट और टाटा के बीच में कई प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट पहले से साइन हो चुके हैं, और इसीलिए भविष्य में टाटा की भूमिका सबसे प्रमुख हो सकती है। और इस चीज़ का अब लगभग जो स्पष्टीकरण है वो भी आ चुका है। तो भारत में कितना निर्माण होगा, अब ये जानना भी ज़रूरी है। रिपोर्ट्स की बात माने तो तकरीबन 114 में से 90 राफेल लड़ाकू विमान भारत में बनाए जा सकते हैं। शुरुआत में तकरीबन 40 से 50% इंडिजिनस कंटेंट रहने की संभावना है, लेकिन जैसे जैसे भारतीय कंपनियों की अपनी क्षमता बढ़ाएंगी कंपनियां, वैसे वैसे स्थानीय सामग्री का प्रतिशत भी बढ़ सकता है। इसका मतलब नई फैक्ट्रियां, नई नौकरियां, नई तकनीक और भारतीय एरोस्पेस उद्योग को सबसे बड़ा बढ़ावा भी मिलेगा।
और पहली बार भारत में पूरा परीक्षण भी होगा। आमतौर पर जब हम विमान के निर्माण की बात करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ निर्माण तक बातें सीमित नहीं रहती है, बल्कि जो उनके ट्रायल और टेस्ट हैं ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये बदलाव काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले जो विमान भारत अभी बनाता था उसमें ओईएम जो है वो टेस्ट की जिम्मेदारी लेते थे। और पहले अगर भारत में बने विमान का अंतिम परीक्षण फ्रांस में किया जाता तो फिर ये दिक्कत भी होती। और इसीलिए डसाल्ट ये चाहता है कि जो ग्राउंड टेस्टिंग है, फ्लाइट टेस्टिंग है, वैलिडेशन है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन है, वो भारत में ही हो। उससे समय भी बचेगा और उत्पादन प्रक्रिया भी तेज होगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल जिसको आप सब जानना चाहते हैं कि डील फाइनलाइज कब तक हो सकती है। ये तो ठीक है कि डसाल्ट एविएशन जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, प्रोडक्शन भारत में होगा, सर्टिफिकेशन भारत में होंगे, लेकिन बड़ा सवाल तो अभी भी यही है कि इस डील को हम देख कब सकते हैं और उसमें क्या क्या अभी अपसाइड अभी यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो हो सकती हैं। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से मंजूरी अगर मिल जाती है तो यह डील इस वर्ष के अंत तक फाइनल हो सकती है और पहले राफेल की डिलीवरी लगभग 2030 के आसपास शुरू होने की संभावना है। और इसके बाद भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया जाएगा। हालांकि यह संभावित समय सीमा है और वास्तविक कार्यक्रम सरकारी निर्माणों तथा अनुबंधों की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। तो देखते हैं कि इस बार डील हमें कब तक फाइनलाइज होती नजर आती है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 2022 से इस डील का इंतजार कर रहे हैं। तो भारत को इससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए, अगर ये डील इसी मॉडल पर आगे बढ़ती है तो भारत को कई बड़े लाभ मिल सकते हैं। सबसे पहले भारतीय वायुसेना को आधुनिक 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट मिलेंगे। दूसरा बड़ा फायदा होगा, भारतीय उद्योग को अत्याधुनिक एरोस्पेस तकनीकों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। तीसरा बड़ा फायदा ये होगा कि देश में हजारों हाई स्किल जो रोजगार हैं वो उत्पन्न हो सकते हैं। और चौथा बड़ा फायदा ये है कि निजी और सरकारी दोनों सेक्टर को बड़े पैमाने पर रक्षा निर्माण का अनुभव मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, एमएमआरसी जैसी जिम्मेदारी वाली जो समस्या है वो दोबारा सामने आने की संभावना कम हो सकती है, क्योंकि इस बार डसाल्ट स्वयं पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेने की बात कर रही है। तो स्पष्ट है दोस्तों कि 114 राफेल एमआरएफए प्रोग्राम जो है वो केवल एक विमान खरीदने की डील नहीं है, ये भारत के रक्षा निर्माण उद्योग की दिशा बदलने वाला एक प्रोजेक्ट भी बन सकता है। इस बार डसाल्ट की रणनीति पूरी तरीके से बदलती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी खुद जिम्मेदारी लेने को तैयार है, भारतीय पार्टनर वो खुद चुनेगी, भारत में उत्पादन बढ़ेगा और भारत में परीक्षण होंगे। और यदि सब कुछ योजना के अनुसार आगे बढ़ा तो आने वाले वर्षों में भारतीय वायुसेना को बड़ी ताकत मिल सकती है। हालांकि अंतिम तस्वीर तभी साफ होगी जब भारत सरकार और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है और डसाल्ट एविएशन के बीच में औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो अगर आपको ये विस्तृत जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक ज़रूर करें। आपको क्या लगता है, क्या इस बार 114 जो राफेल की एमआरएफए डील है वो सफल होगी, या इसमें भी अभी कुछ व्यवधान है जो आपके हिसाब से बाकी है जिनको पूरा होना ज़रूरी है? फिर चाहे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो या दूसरी चीज़ें हैं, और आपके हिसाब से लगभग 114 में से कितने राफेल भारत में बनने चाहिए, इस पर भी आप ज़रूर टिप्पणी करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।